पार्टिकल किससे बना हुआ है? सॉलिड। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पे सॉलिड के बोल रहे थे बेटा 4 टाइप, जिसमें फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बोला था आयनिक सॉलिड। फर्स्ट क्या बोल रहा हूं? आयनिक सॉलिड, ये बोल रहा था आयनिक सॉलिड। बेटा अगर याद होगा आपको कल का ये कंडीशन, तो आयनिक सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन है, मतलब ये आयन से बना हुआ है। आयन का मतलब 2 हुआ बेटे, एक कैटायन बोल रहा हूं और दूसरा क्या? एनायन। अब बोला दूसरा कंडीशन बेटा, इनमें अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखोगे, बॉन्डिंग देखोगे, तो ऑपोजिट आयन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड, राइट? ठीक है, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए आपको, फिर दोबारा नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट कंडीशन बोला था मैंने कल कंडक्टिविटी, ठीक है ना? कंडक्टिविटी मतलब करंट का कंडक्शन। बेटा आपको याद होगा कल बोला था कि किसी भी सब्सटेंस में करंट का कंडक्शन 2 तरीके से हो सकता है, या तो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन करंट का कंडक्शन हो, या तो ड्यू टू फ्री आयंस होगा, ठीक है ना? अगर आप यहाँ पे बात करें, जैसे कल मैं बोल रहा था कि अगर एक NaCl सॉलिड लेते हो बेटा, तो NaCl सॉलिड जो है वो आयन में ब्रेक नहीं हुआ है, तो अगर ये आयन में ब्रेक नहीं हुआ है तो फ्री आयन लिबरेट नहीं करेगा, और फ्री आयन लिबरेट नहीं करेगा तो करंट का कंडक्शन भी नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी को आप सॉल्यूशन में डालते हो तो ये टूटेगा Na+ एक्वस और Cl- एक्वस। अगर ऐसा कंडीशन हुआ बेटे तो ये फ्री आयन लिबरेट करेगा, और दिस फ्री आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट। बोलो क्लियर है? सो आयनिक सॉलिड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं इन सॉलिड स्टेट, बट इन सॉल्यूशन स्टेट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? ठीक है, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे समझते जाओ बेटा। नेक्स्ट कंडीशन सेकंड वन जो आपको कल बोला था बेटा, वो बोला था मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर आप मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करेंगे बेटा, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा। मैंने कल बोला था बेटा कि मान लो कंडीशन बेटा, बहुत सारे H2O जो हैं इस तरह से बहुत सारे H2O मिलके बर्फ बना रहे हैं, आइस बना रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है क्योंकि ये मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना? और मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो इसके बीच का जो बॉन्डिंग होगा वो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा हूँ बेटा, अगर यहाँ पे देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो है वो आयन में ये ब्रेक नहीं होते, और अगर ये आयन में ब्रेक नहीं होंगे तो इसमें करंट का कंडक्शन भी नहीं होगा, सो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, राइट? ठीक है। थर्ड कंडीशन एक चीज़ और बता रहे थे बेटा, अगर याद होगा कल का केस, तो हमने एक कंडीशन बोला था यहाँ पे मेटालिक सॉलिड। क्या बोल रहा हूँ वर्ड? मेटालिक सॉलिड। बेटा आराम से सुन लो, अभी 10 मिनट में पहले रिवाइज करा तो देन आगे बढ़ेंगे आज का पार्ट, ठीक है? मेटालिक सॉलिड किससे बना हुआ बेटा? मेटल से बना हुआ, दिख रहा है ना? तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल है, और मेटल अगर होगा बेटा तो मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मेटेलिक बॉन्ड। जो भी मेटल, ये Ag है, कल बताया था कि मेटल के बीच जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है? एक और लास्ट कंडीशन मैं आपको बोल रहा हूं, फोर्थ लिख रहा हूं, कोवेलेंट सॉलिड। क्या बोल रहा हूं वर्ड? कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड अगर आप देखोगे बेटा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है किसके बीच में? नॉन मेटल के बीच में। तो अगर कोई कोवेलेंट सॉलिड है तो निश्चित तौर पे नॉन मेटल यहाँ बहुत सारे होंगे, ठीक है ना? इसका मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? नॉन मेटल है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे नॉन मेटल, जिसको किताब में सिंपली एटम भी लिख देता है, ठीक है ना? समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो इधर क्या बोल रहा हूँ, अगर इसके बीच का आप बॉन्डिंग देखोगे बेटा, कोवेलेंट बोल रहा हूं कि कोवेलेंट सॉलिड में नाम से ही क्लियर है कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है ना? और कोवेलेंट अगर सॉलिड है बेटा, जैसे मैं बोल रहा हूं कंडीशन आयोडीन का सॉलिड है, तो यहाँ पे ये आयन में तो ब्रेक नहीं होता, I+ और I-, ऐसा तो टूटता नहीं है, और अगर फ्री आयन लिबरेट नहीं करेगा तो करंट का कंडक्शन भी नहीं करेगा। सो कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है ना? कोवेलेंट सॉलिड जो होंगे वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। बट एक एक्सेप्शन भी आपसे कल जिक्र किया था, ग्रेफाइट, कि ग्रेफाइट भी कोवेलेंट सॉलिड है, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल सब है, ठीक है ना? ग्रेफाइट में तो नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और उससे जो सॉलिड बनेगा वो कोवेलेंट सॉलिड होगा। बट ग्रेफाइट जो गुड कंडक्टर होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, कल डिस्कस किए थे आपसे, ठीक है? तो ये था पहला कंडीशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, राइट बेटा? अब देखो क्या है, डाउटनेट पर अब होगा आपके सभी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन के फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो, और 3 सेकंड के अंदर अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करो डाउटनेट ऐप। इसके बाद कल मैंने बोला था आपको सॉलिड में कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर सॉलिड को 2 टाइप में डिवाइड किया गया बेटा, एक क्रिस्टलाइन तो दूसरा क्या? अमॉर्फस, राइट? बेटा कोई डाउट होगा आप लोग मैसेज करना, मैं आपको तुरंत बताऊंगा, ठीक है ना? हाँ, ऐसा नहीं कि आप केवल पढ़ते जा रहे हो और डाउट हो तो सुनते जा रहे हो, प्रवचन नहीं चल रहा है, ठीक है ना? आराम से एकदम बिल्कुल बेहिचक होकर पूछना, ठीक है? बोल रहा हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बोल रहा हूँ, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सॉलिड के 2 टाइप बनेंगे बेटा। 2 टाइप में एक लिख रहा हूँ कंडीशन क्रिस्टलाइन सॉलिड, समझना सब लोग यहाँ पे,
और दूसरा कंडीशन लिख रहा हूं बेटा अमॉर्फस सॉलिड। ये लिख रहा हूं क्या, अमॉर्फस सॉलिड। कुछ बातें यहां समझाना बेटा, इसलिए समझ लो। एक क्रिस्टलाइन तो दूसरा क्या बोल रहा हूं, अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको बोलते हैं बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हार्ड होता है, जिसकी ज्योमेट्री फिक्स होती है और जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता। जैसे मैं कल एग्जांपल बता रहा था बेटा, आपको याद होगा, ये मोबाइल का एग्जांपल आपको दे रहा था मैं कि ये हार्ड है, इसकी ज्योमेट्री भी देखो फिक्स है बिल्कुल ज्योमेट्री, ठीक है ना, और ये फ्लेक्सिबल भी नहीं है, नो फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स और आयंस, इसी वजह से तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। बोलो ठीक है। अब यहां पे सुनो बेटा, जरा ध्यान देना सब लोग। अमॉर्फस सॉलिड, आ का मतलब विदाउट और मॉर्फस मतलब मॉर्फोलॉजी, मतलब जिसकी मॉर्फोलॉजी फिक्स नहीं है, जिसकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं है, जिसका शेप फिक्स नहीं है। जैसे मैं आपको बहुत कॉमन बात बता रहा हूँ, अमॉर्फस सॉलिड के अंदर जिक्र कर रहा हूँ, जरा समझना ध्यान से बेटा। कल रबर का एग्जाम्पल भी आपको बता रहा था कि अगर आप रबर देखते हो तो रबर को इजिली आप फ्लेक्सिबल करते हो, जिधर मन करता है उधर मोड़ लेते हो, तो उसमें किसी भी तरह का जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैसा नहीं है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फिक्स है। देखो फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है रबर में, इजिली हो सकता है, और अगर फ्लेक्सिबिलिटी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है, तो वो कहलाएगा अमॉर्फस। आप उसको जैसे मन करते हो मोल्ड कर लेते हो, उसका कोई एकदम फिक्स ज्योमेट्री नहीं हो सकता। बोलो क्लियर है, समझ रहे हो कंडीशन। और अगर भैया इजिली फोल्ड आउट कर लेंगे तो उसका स्ट्रक्चर ज्योमेट्री भी जो है वो फिक्स नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा हूं बेटा, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड बनते हैं एटम के रेगुलर अरेंजमेंट से। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है बच्चों, रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब मैंने आपको इस तरह से बताया था कि मान लो अगर ये एक सॉलिड है, ये आपके पास एक सॉलिड है, राइट, ठीक है। इस तरह से सॉलिड सिस्टम जो है, ये पूरा जो सॉलिड सिस्टम दिख रहा है वो बहुत सारे एटम वगैरह से मिलके बने हुए हैं। मान लो ये सॉलिड दो तरह के एटम से बने हुए हैं, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी और ये बी। कल इस तरह से कंडीशन मैंने आपको बताया था, अगर याद होगा तो, ठीक है ना। दोबारा समझा रहा हूं बेटा, समझना। मैं बोल रहा हूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ, या क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो मेड बाय क्या, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम। देखो ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी रेगुलर दिख रहा है, लेकिन अगर एटम का अरेंजमेंट इरेगुलर हुआ तो इससे जो सॉलिड बनता दिखता है वो सॉलिड कौन सा होता है बेटा, अमॉर्फस सॉलिड। जैसे मैं बोल रहा था ए बी, ये लिख रहा हूँ ए, और ये है बी, ये है बी, इस तरह का कंडीशन अगर चलेगा। देखो तो यहाँ पे ये लिख रहा हूँ ए ए ए, क्या ये रेगुलर अरेंजमेंट है क्या, नहीं है ना। ये कंडीशन लिख रहा हूँ बेटा ए बी फिर ए, ऐसा लिख रहा हूँ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, बोल रहा हूँ कि अगर कोई सी सॉलिड के अंदर एटम का अरेंजमेंट रेगुलर मैनर में होगा तो वो जो स्ट्रक्चर सॉलिड स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा कहलाएगा, क्रिस्टलाइन। लेकिन अगर किसी सॉलिड में एटम का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं हुआ, इरेगुलर फॉर्म में हुआ, तो इससे जो सॉलिड बनता दिखेगा ये कहलाएगा अमॉर्फस सॉलिड, राइट, ठीक है। अब सुन ले भाई, इधर देखो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट या रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम। यहाँ बोला क्या, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम या रेगुलर अरेंजमेंट, जबकि यहाँ डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम, ठीक है। अब बेटा मान लो मैंने इस एक्सिस में लिया, देखो ये सॉलिड है, इसको इस एक्सिस में काट दिया, या इस सॉलिड को मैं ऐसा ना काट के बेटा, मैं इस सॉलिड को इस एक्सिस में काट दिया, तो बेसिकली बेटा इस एक्सिस में जो है वो एटम क्या मिल रहे हैं, ए मिल रहे हैं, इस एक्सिस में एटम बी मिल रहा है। तो अलग अलग एक्सिस में एटम का अरेंजमेंट आपको अलग अलग मिल रहा है। भैया इस एक्सिस में ए था, इस एक्सिस में बी है, तो भैया ए का अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा, ए का अपना मेल्टिंग पॉइंट होगा, बी का अपना मेल्टिंग पॉइंट होगा। और अब दोनों अलग अलग एटम है तो मेल्टिंग पॉइंट दोनों का अलग अलग होगा। और अगर मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा बेटा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब दोनों का अलग अलग होगा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, चाहे तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, ये सारे के सारे जो है बेटा वो बेसिकली क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसका मतलब इनका अलग अलग एक्सिस में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हुआ तो इसके लिए हम लोग सॉलिड स्टेट में एक वर्ड यूज करते हैं, एनआइसोट्रॉपिक। क्या वर्ड बोल रहा हूं, एनआइसोट्रॉपिक। सो बोल रहा हूं बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, इट मींस देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। बोलो क्लियर है बेटा यहां तक, डन, पक्का। बोल रहा हूं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, मतलब समझ में आ गया। एक नंबर का क्वेश्चन बच्चों बोर्ड में बनता है ये, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अगर आप अमॉर्फस में देखोगे बेटा तो अमॉर्फस का जब भी 3D देखोगे, यहाँ तो 3D दिखा नहीं सकता हूँ पर एक बात बता रहा हूँ कि अमॉर्फस सॉलिड में जब भी आप उसका 3D देखोगे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखोगे, तो उसमें हर एक डायरेक्शन में एटम का अरेंजमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेगा, जिसके वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हर एक डायरेक्शन में सेम दिखेगा। और अगर हर एक डायरेक्शन में
सेम दिखेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो उसको हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में एन आइसोट्रॉपिक ना बोल के आइसोट्रॉपिक बोलेंगे। बोलो क्लियर है? तो जरूर ये वर्ड याद रखना बेटा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर बट अमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, राइट? क्योंकि क्वेश्चन यही बनेगा मेरे दोस्त। अब सुनो इधर ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा। एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक अगर आपको क्लियर हो गया है तो अगला कंडीशन में जो बोल रहा हूं इसको भी सुन लो जरा ध्यान से, ठीक है? सुनो बेटा, ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी आप बोल रहे थे कि सर क्रिस्टलाइन सॉलिड हार्ड होंगे, ज्योमेट्री फिक्स होगा, ठीक है ना? हाँ, मोबाइल का ऐड नहीं कर रहा हूं, मोबाइल टूट गया है, ठीक है ना? हाँ देखो मोबाइल टूट गया ना, ये दिख रहा ना ये, ठीक है? हाँ देखना, ध्यान देना कंडीशन। और उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बढ़िया से पढ़ पा रहे हो, इसलिए क्योंकि आप लोग को जो है वो पूरे प्रॉपर तरीके से कैमरे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? ताकि क्लैरिटी बहुत अच्छी आए, आपको दिक्कत ना हो। और विश्वास कीजिए आप लोग 5-7 दिन में ये क्लैरिटी और अच्छी होगी, कुछ चीज़ें और डेवलप कर रहा हूँ, बताऊँगा आपको, ठीक है? देखो इधर मैं बोल रहा हूँ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हार्ड है, ज्योमेट्री फिक्स है। मेरे भाई ये है मान लो क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसकी ज्योमेट्री फिक्स है। अमॉर्फस सॉलिड, अ मतलब विदाउट, मॉर्फस मतलब मॉर्फोलॉजी, जिसकी ज्योमेट्री फिक्स नहीं है, ये है इसकी ज्योमेट्री, ठीक है? हाँ अमीबा नहीं है, ठीक है? बायो वाले को अमीबा दिख रहा होगा ये। देखो एक बात समझो बेटा, अगर ये ज्योमेट्री फिक्स है बेटे तो इसको 2 पार्ट में हम काट सकते हैं, लेकिन इसको तो 2 इक्वल पार्ट में काट ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना? और अगर 2 पार्ट में इसको काटा जा सकता है तो केमिस्ट्री की भाषा में बेटे इसको सिमेट्री बोलते हैं। तो सिमेट्री केवल और केवल किस में दिखेगा? क्रिस्टलाइन में। अमॉर्फस में किसी तरह का कोई सिमेट्री दिखाई नहीं देगा। सो एन आइसोट्रॉपिक किसकी प्रॉपर्टी है? क्रिस्टलाइन की। सिमेट्री किसकी प्रॉपर्टी है? क्रिस्टलाइन की। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम किसकी प्रॉपर्टी है? क्रिस्टलाइन की। डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट किसकी प्रॉपर्टी है? अमॉर्फस की, ठीक है ना? आइसोट्रॉपिक किसकी प्रॉपर्टी है? अमॉर्फस की। और नॉन सिमेट्री की, नॉन सिमेट्री जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है? अमॉर्फस की। दिमाग में ध्यान रहेगा बेटा। अब एक बात बताओ, मान लो बेटा एक सॉलिड हमने लिया, ये आइस है। अब आइस जो है कल बताया था कि आइस वाटर से बना हुआ भाई, ठीक है ना? समझ रहे हो? और मेरे भाई वाटर से अगर बना हुआ है तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है। इसका मतलब आइस भी जो है वो 0 पे मेल्ट होगा। और आइस भैया किसका एग्जांपल है? हार्ड होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखना बर्फ बहुत हार्ड होता है बेटा। हाँ कल बताया था कि मछली के दुकान पे जाना, वहाँ देखना हथौड़े से तोड़ता है बर्फ को, बहुत हार्ड है। अगर ये हार्ड है बेटा तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, और अगर ये क्रिस्टलाइन है बेटा तो जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है वैसे ही हर क्रिस्टलाइन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट या शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना? शार्प वर्ड यूज कर रहा हूँ फिक्स का। और अमॉर्फस में मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, इसको आप सडनली टेम्परेचर राइज करोगे ये तुरंत मेल्ट हो जाएगा। और अगर तुरंत मेल्ट हो गया बेटा तो जो सॉलिड था वो धीरे 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 लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो? इसलिए हम लोग बोलते हैं बेटा कि अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो, कल मैंने आपको बोला था कंडीशन कि अमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। आपको कांच का एग्जांपल, कभी आप घर की खिड़की को गौर से देखना बेटा। जब आप नया नया मकान बनता है ना घर, तो खिड़कियां बहुत अच्छा टाइट वाइट रहती हैं, पर बहुत साल जब हो जाता है, 10 साल 12 साल 15 साल, तो आपको देखना शीशा थोड़ा हिलता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि वो जो है ना, कल बोला था कि ग्लास क्या अमॉर्फस सॉलिड, वो धीरे धीरे टेम्परेचर के साथ जो है वो पिघलता है और नीचे का लेयर थिक हो जाता है और ऊपर का लेयर थिन हो जाता है, जिससे वो ढीला ढीला आपको महसूस करता हुआ दिखाई देता है। समझ रहे हो ना? सो ग्लास एग्जांपल है अमॉर्फस सॉलिड का। और दूसरी बात कल आपको मैं जिक्र किया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास आप देखते हो बेटा। कल बोला था कंडीशन, मोबाइल का ग्लास देखते हो, घर की खिड़की की बात कर रहा हूँ अभी मैं, दरवाजे का, इसका आपको कार का ग्लास आप देखते हो, देखे होगे ना कार विंडो वगैरह का। तो बेसिकली क्या बेटा, स्पेक्स भी आप देखते हो, अलग अलग ग्लास जो है वो आपको अलग अलग दिखाई देता है। तो सब ग्लास पर अलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसमें एटम का अरेंजमेंट हर में अलग अलग है। और अगर एटम का अरेंजमेंट ऑर्डर नहीं है सब में, इसका मतलब वो ग्लास जो है वो किसका एग्जांपल है? अमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है। सो बेटा पूछता है कंडीशन कि ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोला जाता है? वाई ग्लास इज कंसिडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड? तो बहुत सिंपल आंसर होगा कि सर क्या लिखोगे? ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। ग्लास अमॉर्फस का एग्जाम्पल है। सो बाय सडन राइजिंग टेम्परेचर अमॉर्फस सॉलिड्स, यार क्या लिखोगे? या लिखोगे कि अमॉर्फस सॉलिड्स हैव नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। एज रिजल्ट क्या लिखोगे कंडीशन कि बाय सडन राइजिंग टेम्परेचर जो होगा ये अमॉर्फस सॉलिड एब्रप्टली या सडनली चेंजेज इनटू, क्या लिखोगे?
लिक्विड, दैट्स व्हाई इट कंसिडर्ड एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, राइट। सो कल ये बातें हम लोग कर रहे थे बेटा, तो हम लोगों ने अभी रिवाइज किया पूरा पॉइंट कल का। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, राइट। आज सबसे पहला आज का जो हेडिंग लिखाएंगे बेटा वो है क्रिस्टलाइन स्टेट, ठीक है ना। आज का हेडिंग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लिख रहा हूँ क्रिस्टलाइन स्टेट। बिल्कुल प्यार से समझते चलिए धीरे धीरे, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, राइट, ठीक है। हाँ, जितने लोग जुड़ गए हैं फटाफट मैसेज कर दीजिए आप लोग, ताकि पता रहे कि सब लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है। ओके, चलिए, मैंने बोला कंडीशन क्रिस्टलाइन स्टेट। अब क्या है क्रिस्टलाइन स्टेट का फीचर, ये भी आपसे डिस्कस कर रहा हूं, सुनते जाओ आराम से, ठीक है। ठीक है बेटा, जरा देखो इधर, क्रिस्टलाइन स्टेट क्या है ये समझेंगे, है ना। मतलब एग्जैक्टली इसके अंदर क्रिस्टलाइन स्टेट में क्या क्या टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसको देखो बेटा। सबसे फर्स्ट टर्म्स जो यूज करने जा रहा हूं वो है क्रिस्टल लैटिस। क्या बोल रहा हूं वर्ड, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है ना। किसे बोलेंगे बेटा क्रिस्टल लैटिस, ये समझ लो, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस होगा क्या, जैसे मैं बोल रहा हूं बेटा कि एक क्यूबिकल सिस्टम है, ये है क्यूबिकल सिस्टम, इस तरह का एक क्यूबिकल सिस्टम है जो क्यूब की तरह दिख रहा है, एक सॉलिड ये है, ठीक है बेटा। इसमें एटम का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से बेटा, ये इस तरह से एटम का अरेंजमेंट है, जरा समझना बेटा क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये एटम का अरेंजमेंट है, ये सारे एटम मिलके एक सेल बना रहे, एक क्रिस्टल बना रहे हैं, ठीक है ना। ये बोल रहा हूँ कि ये सारे एटम मिलके जो है वो एक क्रिस्टल सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, राइट। हाँ, सुनना ध्यान से बेटा, क्या बोल रहा हूँ देखो। बोल रहा हूं कंडीशन बेटा कि किसी भी एटम के अंदर, बोल रहा हूं कि किसी सॉलिड के अंदर एटम या मॉलिक्यूल का फिक्स अरेंजमेंट जो दिख रहा है आपको ना, वही कहलाता है क्या, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है ना। सो सबसे पहले क्या बोल रहा हूं कंडीशन कि द सॉलिड इन विच एटम और मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड ज्योमेट्री। किसी सॉलिड में अगर एटम या मॉलिक्यूल फिक्स्ड ज्योमेट्री में अरेंज होंगे, फिक्स शेप में अरेंज होंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल सॉलिड या क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। क्रिस्टल सॉलिड बोलेंगे या बोल रहा हूं कंडीशन क्या, क्रिस्टल लैटिस। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं बेटा, सुनना ध्यान से। बोल रहा हूं अगर किसी भी सॉलिड के अंदर एटम का अरेंजमेंट या मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट एक फिक्स ज्योमेट्री में दिखाई दे रहा हो तो ये कहलाता है क्रिस्टल लैटिस। फिक्स ज्योमेट्री का मतलब क्या है बेटा, जैसे देखो ध्यान से, यहां पे एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड इस तरह का है बेटा, इसमें एटम का अरेंजमेंट देखो, इस तरह से एटम है, बहुत सारे एटम इस तरह से अरेंज होंगे। मान लो बेटा हमने इस एटम का सेंट्रल पॉइंट लिया, इसका सेंट्रल पॉइंट लिया, इसका सेंट्रल पॉइंट लिया, इसका सेंट्रल पॉइंट लिया, इस तरह से इन एटम का सेंट्रल पॉइंट लिया और इन सबको लेते हुए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया। जब हमने इमेजिनरी लाइन यहां से ड्रॉ किया तो आपको एक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसा, क्यूब की तरह। तो एक फिक्स ज्योमेट्री दिख रही है ना, तो एटम का ऐसा अरेंजमेंट, बोल रहा हूं कंडीशन, या बोल सकते हो कि ऐसा सॉलिड जिसमें एटम का अरेंजमेंट एक फिक्स ज्योमेट्री, क्यूबिक ज्योमेट्री में दिख रहा है ना, ये इस तरह से बहुत सारे क्यूबिक मिलकर पूरा सॉलिड सिस्टम बना रहे होंगे, बोलो समझ रहे हो। तो अगर बोल रहा हूं कंडीशन कि किसी सॉलिड में एटम का अरेंजमेंट एक फिक्स ज्योमेट्री में दिखाई दे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल सॉलिड। एकदम वर्डिंग सुनते जाओ बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अब समझो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, पहले टर्म्स लिखना नहीं, अभी लिखाऊंगा कंडीशन, इसलिए वेट करो। पहले क्रिस्टल सॉलिड समझ में आ गया आपको, ठीक है। हाँ, जिसे नहीं आएगा मैसेज करना, तुरंत मैं रिप्लाई करूंगा, राइट। सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड क्या बोल रहा हूं, सेकंड वर्ड बोल रहा हूं बेटा, या इधर ले रहा हूं, देखो इधर, इधर ध्यान दो। सेकंड कंडीशन आपको लिख रहा हूं मैं, यूनिट सेल। अगला टर्म्स देखो, यूनिट सेल, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। बोर्ड में 2 से 3 टाइम्स 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ रखा है बेटे। यूनिट सेल किसको बोलेंगे ये समझो। मैंने क्या बोला कि ये पूरा सॉलिड सिस्टम है जिसमें एटम इस तरह से अरेंज है, और एटम अरेंज होके जो है वो इमेजिनरी एक्सिस, जब हम लोग इमेजिनरी लाइन जब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता दिख रहा है, जिसमें सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर आपको क्यूब दिख रहा है। तो बहुत सारे ये क्यूब वगैरह यहाँ रिपीट हो रहे होंगे, तो रिपीट होके जो है एक सॉलिड सिस्टम का फॉर्मेशन, 1 क्यूब हुआ, 2 क्यूब हुआ, 3 क्यूब हुआ, 4 क्यूब हुआ, 5 क्यूब हुआ, इस तरह से बहुत सारे क्यूब जब आपस में मिलेंगे तो इस तरह से आपका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ जरा सुनना ध्यान से बेटे, ठीक है सूरज, ओके ठीक है। सुनो सूरज, दिक्कत क्या है सुनना बेटा, क्रिस्टल लैटिस नहीं आया, दोबारा बोल रहा हूं बेटा, क्रिस्टल लैटिस में देखो एक बेसिक बात समझ लो भाई, कोई भी एटम, किसी भी, मैं सॉलिड की बात करता हूं, दुनिया का कोई भी सॉलिड किससे बना होगा, या तो एटम से बना होगा, या मॉलिक्यूल से बना होगा, या आयन से बना होगा, राइट, ठीक है। तो जब एटम और मॉलिक्यूल अगर देखेंगे तो एटम इस तरह से सॉलिड में अरेंज है। मैंने क्या किया,
एटम का सेंट्रल पॉइंट लिया और सेंट्रल पॉइंट लेते हुए इन एटम का इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया। जब इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया बेटा तो देखा कि एक फिक्स ज्योमेट्री दिखाई दे रहा है, क्यूब। ठीक है ना, समझ रहे हो कंडीशन? तो बोल रहा हूं, यही कंडीशन में बोल रहा हूं कि अगर किसी सॉलिड में एटम का अरेंजमेंट एक फिक्स ज्योमेट्री में दिखाई दे तो ऐसे सॉलिड को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल सॉलिड। पहले बोलो, आया समझ में? ठीक है, डन सूरज? ठीक है। अब दूसरी बात क्या बोल रहा हूं बेटा, सुनो इधर ध्यान से, कि इस तरह के बहुत सारे जो हैं वो देखो, एक क्यूब बना, 2 क्यूब है, 3 क्यूब, इस तरह से बहुत सारे क्यूब जब आपस में रिपीट हो रहे होंगे तो एक सॉलिड सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो बेटा, ध्यान से सुनते जाओ। क्या बोल रहा हूं? ओके, बोल रहा हूं कि इस तरह से बहुत सारे क्यूब आपस में जो है वो कंबाइन कर रहे होंगे, इस तरह से बहुत सारे क्यूब आपस में कंबाइन कर रहे होंगे और सॉलिड सिस्टम का फॉर्मेशन हो रहा होगा। सो वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जिसके रिपीटेशन से पूरे सॉलिड सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है वही स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट कहलाएगा क्या? यूनिट सेल। तो बेटा क्या बोला, यूनिट सेल समझ में आया? बोल रहा हूं कि वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जिसके रिपीटेशन से एक यूनिट, ये यूनिट है, एक यूनिट ये दिख रहा है 3D यूनिट, वो स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल, क्यूब 3D होता है ना, वो स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल यूनिट जिसके रिपीटेशन से पूरे सॉलिड सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है वही कहलाएगा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या? यूनिट सेल। जैसे मेरे भाई घर आप बनाते हो तो घर में बहुत सारे ईंट जो है वो रिपीट हो रहे हैं ना इस तरह से, तो ईंट के रिपीटेशन से जो है वो मकान बन रहा है। ठीक है ना, तो जो एक ईंट होगा वो कहलाएगा यूनिट सेल। क्या कहलाएगा? यूनिट सेल। सो यूनिट सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, समझ में आया? द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल रिपीटिंग यूनिट विच कंस्टिट्यूट कंप्लीट क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, लिखिएगा नहीं प्लीज, थोड़ा देर के लिए सुनिएगा, अभी मैं थोड़ी देर में आपको लिखवाऊंगा, पहले आप समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, देन आराम से लिखवाऊंगा। सबसे बेहतर बात पता है बेटा क्या है, कि अब आप भीड़ में नहीं पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल अटेंशन रख रहे हैं। इंडिविजुअल अटेंशन ये बहुत गजब की बात है, बेहतरीन बात। ठीक है ना, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम घर बैठे जो है वो हमें होम ट्यूटर मिले, और ये सबसे प्लस पॉइंट कि ये कोरोना ने बहुत कुछ हम लोग को भी सिखाया होगा, आपको भी सिखाया, और इंडिविजुअल अटेंशन आपको मिल पा रहा है जिसमें आप आराम से बिल्कुल पढ़ रहे हैं, अकेले पढ़ रहे हैं, शांति से पढ़ रहे हैं, नो डिस्टर्बेंस। ठीक है ना? हाँ, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर। मैंने बोला क्या बेटा, कि वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जिसके रिपीटेशन से पूरा सॉलिड सिस्टम बना है वो कहलाएगा क्या? यूनिट सेल। ठीक है, अभी आगे जाके और भी मैं बातें करूंगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जब आप एटम के सेंट्रल पॉइंट को लेते हुए इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको केवल क्यूब दिखाई देगा, आपको टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, डिफरेंट 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखेगा। वो 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर आगे जाके मैं डिस्कस करने वाला हूं अभी थोड़ी देर में, 10-15 मिनट के बाद। पहले सुनिए ध्यान से। ठीक है, लेकिन उसमें सबसे सिंपलेस्ट जो वो 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा, उसमें सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो वो आपको क्यूबिक दिखाई देगा। कैसा दिखेगा? क्यूबिक। ये बात दिमाग में रखना है। ठीक है ना, अब जरा मेरी बात सुनना, जो मैं बताने जा रहा हूं जरा ध्यान दो, क्या बोल रहा हूं देखो। ये बात क्लियर हुआ? यूनिट सेल बिल्कुल ठीक है ना। अब यहां पे एक बात और बता रहा हूं बेटा, लिख रहा हूं एक टर्म्स कोऑर्डिनेशन नंबर, ये लिख रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। अरे मेरे भाई कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलेंगे ये समझ लो। ठीक है, जैसे बोल रहा हूं बेटा, मान लो ऐसा एजम्पशन कि एक यूनिट सेल ये है और एक सॉलिड है इस तरह से, तो सॉलिड में जो है वो बहुत सारे यूनिट सेल आपस में इस तरह से कंबाइन हो रहे होंगे और कंबाइन होकर एक सॉलिड सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहा होगा। ठीक है ना, तो किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल के साथ देखो कितने यूनिट सेल टच हैं, 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो कंडीशन? तो किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल के सराउंडिंग में कितने यूनिट सेल टच करेंगे वही कहलाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। सो द नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर अराउंड अ यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अराउंड में नंबर ऑफ टचिंग यूनिट सेल कितने हैं या नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर कितने हैं वही कहलाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। मान लो एक ऐसा कंडीशन लिख रहा हूं बच्चों, इस तरह का कंडीशन है, ये एक एटम है और यहां पे इसने 3 को टच किया, इसका मतलब इसके अराउंड में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3। तो मेरे भाई यहां कोऑर्डिनेशन 6 था, यहां कोऑर्डिनेशन 3 था। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हुआ तो सराउंडिंग में टचिंग स्फीयर भी ज्यादा हुआ, और टचिंग स्फीयर अगर ज्यादा हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम के बीच में ज्यादा हुआ, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो स्टेबिलिटी ज्यादा हुआ। इसका मतलब यह हुआ बेटा कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसी सॉलिड क्रिस्टल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करेगा। जितना कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा, सराउंडिंग एटम ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा। तो 3 टर्म्स मैंने बोला बेटा, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग तीनों टर्म्स क्लियर किए होंगे, राइट? ठीक है, देखो इधर ध्यान से क्या बोल रहा हूं। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर अराउंड अ यूनिट सेल, क्लियर है बेटा, ठीक है। अब देखो इधर क्या बोला, एक क्रिस्टल लैटिस बताया, एक कोऑर्डिनेशन नंबर बताया, एक यूनिट सेल बताया। ये अगर आपको समझ में आ गया बेटा तो अगला पार्ट सुनो ध्यान से इधर, ठीक है। जैसे आपने एक सिंपलेस्ट यूनिट सेल लिया बेटा, ये है आपका सिंपलेस्ट यूनिट सेल जो कि क्यूब की तरह दिखाई देगा, ये क्यूबिक। सो मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल जिसके रिपीटेशन से सॉलिड बना हुआ है। मैंने बोला क्या बेटा कि जब आप एटम का अरेंजमेंट देखोगे तो इस तरह के टोटल 7 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिसमें सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर क्यूब दिखेगा। क्यों सिंपलेस्ट है अभी बात करूंगा, मैंने क्या बोला समझ में आया, ठीक है। अब अगर यहां पे ये सिंपलेस्ट यूनिट सेल हमने लिया तो यूनिट सेल के एक साइड का लेंथ, चाहे इधर का लेंथ लो, चाहे ये लेंथ लो, चाहे ये लेंथ लो, चाहे ये लेंथ लो, किसी भी एक साइड का लेंथ अगर आप लेते हो बेटा तो जो एक साइड का लेंथ होता है वो कहलाता है एज लेंथ। क्या कहलाएगा, एज लेंथ। सो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको बोल रहा हूं बेटा, एज लेंथ किसको बोलेंगे हम लोग, एज लेंथ किसको बोल रहे हैं समझ रहे हो, साइड ऑफ, ये वन साइड ऑफ यूनिट सेल, बोलो क्लियर है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल, बोलो क्लियर है। किसी भी एक साइड का जो लेंथ होगा वो कहलाएगा एज लेंथ, जिसको हम लोग सिंपली ए से डिनोट कर रहे हैं इधर, ठीक है ना। और इस एक्सिस में मैं बी से लिख रहा हूं और जेड एक्सिस में इसका एज लेंथ सी लिख रहा हूं, क्लियर है बेटा, ठीक है। ये भी आ गया, एज लेंथ भी आ गया आपको समझ में आ गया। एक और वर्ड बोल रहा हूं बेटा, एक आपके पास देखो एक फेस ये दिख रहा है और एक फेस आपको मान लो ये दिख रहा है, तो एक फेस ये है बेटा और एक फेस ये है, ये दोनों फेस आपस में परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, तो इनके बीच का जो एंगल होगा ये परपेंडिकुलर एंगल, तो दो फेस के बीच का जो ये एंगल दिखाई दे रहा है बेटा, ये एंगल कहलाएगा इंटरफेशियल एंगल। क्या कहलाएगा, इंटरफेशियल एंगल। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा आपको इंटरफेशियल एंगल भी समझ में आया होगा। इस एक्सिस दो फेस के बीच का एंगल इसको अल्फा लिख रहा हूं, इधर दो फेस के बीच का एंगल बीटा लिख रहा हूं और इधर दो फेस के बीच का एंगल गामा लिख रहा हूं, क्लियर है बेटा। वैसे तो क्यूब में अल्फा बीटा गामा बराबर होंगे, साइड भी देखोगे एज लेंथ भी देखोगे तो जितना ए है उतना ही बी होगा उतना ही सी होगा, एज लेंथ भी बराबर है। तो क्यूब के केस में सारे साइड भी बराबर हैं और सारे एंगल भी बराबर हैं, इसलिए हम लोग इसको कंसीडर करते हैं एज अ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल। बोलो बेटा यहां तक क्लियर है बात, बिल्कुल बिल्कुल पिक्चर क्लियर। अब हम लोग इसको लिखते हैं, अगर समझ में आ गया तो एक एक करके। सबसे फर्स्ट कंडीशन आप लिखो, क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल सॉलिड, क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल सॉलिड, क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल सॉलिड। लिखो द सॉलिड in which atom or molecules are arranged, the solid in which atom or molecules are arranged in a fixed geometry. The atoms or molecules are arranged in a fixed geometry. Is known as crystal lattice or crystal solid. Is known as crystal lattice or crystal solid. Crystal lattice or crystal solid, right? ठीक है, डन। देखो इधर बेटा, फिक्स ज्योमेट्री का मतलब समझ गया ना ये बात। आप चाहो तो एक ऐसे सॉलिड बना लो और इस तरह से एटम बना दो और एटम बना के इनके सेंट्रल पॉइंट को लेके एक क्यूब दिखा दो, आपको पता चल जाएगा ये ज्योमेट्री फिक्स दिख रहा है ना, तो क्यूब तो फिक्स है ना, तो इस तरह से एक फिक्स ज्योमेट्री होगा, राइट। ठीक है, सेकंड कंडीशन लिखोगे यूनिट सेल। यूनिट सेल किसको बोला मेरे भाई कि सर वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, एक क्यूब है, दूसरा क्यूब है, तीसरा क्यूब है, नेक्स्ट क्यूब है, नेक्स्ट क्यूब है, तो वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जिसके रिपीटेशन से पूरे सॉलिड सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है वही कहलाएगा क्या, यूनिट सेल। तो लिखना इसमें द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल रिपीटिंग यूनिट, द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल रिपीटिंग यूनिट, द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल रिपीटिंग यूनिट which constitute complete crystal system, which constitute complete crystal system, which constitute complete crystal system is known as unit cell, known as unit cell। ठीक है, डन। अब देखो बेटा क्या बोला मैंने
यूनिट सेल समझ में आ गया। अब थर्ड टर्म लिखो बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर। थर्ड टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर लिखो, द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल रिपीटिंग यूनिट, द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल रिपीटिंग यूनिट which constitute complete crystal system, which constitute complete crystal system is known as, क्या कहलाएगा, यूनिट सेल। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर, बेटा मैंने क्या बोला, एक यूनिट सेल के सराउंडिंग में कितने यूनिट सेल टचिंग होंगे, समझ रहे हो ना। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर अराउंड अ यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल को मान लो स्फीयर यहां मान लिया, ठीक है ना, एक जनरल बात बता रहा हूं। लिखो द नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर, the number of touching sphere around a unit cell, the number of touching sphere around a unit cell is known as, number of touching sphere around a unit cell is known as coordination number, known as coordination number। फटाफट फटाफट बेटा, known as coordination number, राइट। अब क्या होगा यहाँ पे, ये समझना आपको बेटा। यहाँ पे देखो जरा गौर से, यहाँ पे 3 टचिंग स्फीयर थे, यहाँ पे ज्यादा थे। मैंने बोला कि कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां लिख लो बेटा, लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ सॉलिड क्रिस्टल। कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सप्लेन, कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ सॉलिड क्रिस्टल। कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ सॉलिड क्रिस्टल, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला कंडीशन क्या बोला बेटा, एज लेंथ। एज लेंथ क्या बोला, लेंथ ऑफ एनी वन साइड ऑफ यूनिट सेल। लिखो हेडिंग एज लेंथ, एज लेंथ, एज लेंथ, लेंथ ऑफ एनी one side of unit cell, any one side of unit cell is known as edge length, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इंटरफेशियल एंगल, अगला वर्ड इंटरफेशियल एंगल। नेक्स्ट लिखोगे इंटरफेशियल एंगल, इंटरफेशियल एंगल क्या बोला बेटा कि सर 2 फेस के बीच का जो परपेंडिकुलर एंगल होगा यही कहलाएगा इंटरफेशियल एंगल। तो लिखोगे इसमें द एंगल बिटवीन 2 परपेंडिकुलर फेसेस इज नोन एज, लिख लोगे द एंगल बिटवीन 2 परपेंडिकुलर फेसेस इज नोन एज interfacial angle, known as interfacial angle, the angle between 2 perpendicular faces is known as interfacial angle। तो बेटा एक आप देख रहे थे ये कुछ टर्मिनोलॉजी जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं ये सुनो ध्यान से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये हमने एक सॉलिड लिया बेटा, ठीक है, और हमने बोला कि सर किसी भी सॉलिड में एटम का अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है मान लो। और अभी आप बोल रहे थे कि जब एटम के सेंट्रल पॉइंट को आप सर लेते हुए इमेजिनरी लाइन लेके जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको डिफरेंट 7 टाइप के क्रिस्टल दिखाई देंगे, जिसमें सबसे मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम जो होगा क्यूब होगा। अभी बोल रहे थे कंडीशन, समझ रहे हो मेरी बात। तो मैंने क्या बोला बेटा, दोबारा सुनना कि बेटा सॉलिड इज मेड अप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। सॉलिड जो है वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। इस तरह का कंडीशन मैंने अभी बताया था कि एक सॉलिड है बेटा, तो सॉलिड जो है वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। अब यहां पे बोल रहा हूं कंडीशन कि ये हमने लिखा है इस तरह का, जरा देखना ध्यान से, ये बनाया एग्जैक्टली ये क्यूब नहीं है बेटा। होता क्या है देखो, एटम इस तरह से सॉलिड में अरेंज हैं, इस तरह से जो है वो सॉलिड में एटम अरेंज हैं, ये सॉलिड में एटम अरेंज हैं, ये इस तरह से बहुत सारे एटम आपस में अरेंज हैं। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है, ये बहुत सारे एटम आपस में अरेंज हैं।
अब अगर इन एटम का सेंट्रल पॉइंट लोगे बेटा, तो लेते हुए इमेजिनरी लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम दिखाई देगा, जिसमें सबसे सिंपलेस्ट यूनिट सेल जो दिखाई देगा वो कैसा दिखेगा, क्यूबिक दिखेगा। सो इसलिए हम लोग बोलते हैं मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल इज क्यूबिक, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर टोटल आपको कितने दिखाई देंगे, 7 टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। कितने बोल रहा हूं, 7 टाइप। सो इसलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालने जा रहे हैं बेटा 7 क्रिस्टल सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग ये लिख रहा हूं कंडीशन 7 क्रिस्टल सिस्टम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। डाल दीजिए हेडिंग आप लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम। वो 7 टाइप क्या क्या बनेंगे बेटा, ठीक है ना। जरा सुनना बेटा ध्यान से क्या बोल रहा हूं। एक पहले छोटा बात बता के फिर मैं इसको फिर से लाऊंगा। जरा इधर देखो, सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम क्या बनेगा बेटा, क्यूबिक बनेगा। और क्यूब के एक साइड के लेंथ को एज लेंथ मान रहे हैं, इसको ए माना, वाई एक्सिस में बी माना और जेड एक्सिस में सी माना। दो फेस के बीच का परपेंडिकुलर एंगल इसको अल्फा माना, इसको बीटा माना और इसको गामा माना, राइट। ठीक है, मतलब हम लोग जब यहां पे कंपेयर करेंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम का, तो उनके एक्सिस को भी कंपेयर करेंगे और उसके एंगल को भी कंपेयर करेंगे। बोलो क्लियर है, यही बता रहा हूं। अब जरा देख लो बेटा क्या है कंडीशन, यहां पे जरा समझ लो ध्यान से। 7 क्रिस्टल सिस्टम में क्या क्या आएगा, इसमें फर्स्ट कंडीशन जो आएगा बेटा वो आएगा क्यूबिक। क्या बोल रहा हूं, क्यूबिक। जैसे मैं बोल रहा हूं बेटा ध्यान देना, इधर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। एक तरफ जो है लिख रहा हूं नेम ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, नेम ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है बेटा, नेम ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। एक तरफ लिख रहा हूं बेटे यहां पे एक्सिस का रिलेशन और एक तरफ लिख रहा हूं एंगल का रिलेशन, ठीक है ना। तो ये हम लोग पढ़ेंगे 3 पार्ट इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 पार्ट पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। अब जरा देखो बेटा यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगा ये सुन लो। नेम ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में पहला लिख रहा हूं सबसे सिंपलेस्ट क्रिस्टल सिस्टम इज क्यूबिक। क्या लिख रहा हूं, क्यूबिक, ठीक है। सेकंड लिख रहा हूं बेटा ट्राइगोनल। बेटा समझना ध्यान से क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात। सेकंड बोल रहा हूं टेट्रागोनल, ठीक है, टेट्रागोनल, ठीक है। थर्ड कंडीशन लिख रहा हूं ऑर्थोरोम्बिक। क्या बोल रहा हूं, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है ना, ऑर्थोरोम्बिक। और फोर्थ कंडीशन लिख रहा हूं बेटा रोम्बोहेड्रल। ये लिख रहा हूं रोम्बोहेड्रल, ठीक है। फिफ्थ लिख रहा हूं हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। सिक्स्थ लिख रहा हूं बेटे मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। और लास्ट 7th लिख रहा हूं ट्राइक्लिनिक। क्या बोल रहा हूं वर्ड, ट्राइक्लिनिक। तो टोटल डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर जो आपको सॉलिड के अंदर दिखाई देंगे वो कितने दिखेंगे, 7, ठीक है। फर्स्ट बोला क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ठीक है बेटा। अब इधर सुनो, यहां पे कैसे याद रहेगा सर हमें, सी से हो गया, ये क्यूबिक से हो गया सी, ठीक है ना। क्यूबिक से क्या लिख रहा हूं, सी। ये टेट्रागोनल को लिख रहा हूं टी, ऑर्थोरोम्बिक को लिख रहा हूं ओ, इसको रोम्बोहेड्रल आर, इसको लिख रहा हूं एच, एम को लिख रहा हूं ये मोनोक्लिनिक और ये हो गया ट्राइक्लिनिक। तो हम शॉर्ट में इसको कैसे ट्रिक से याद करेंगे बेटा, इसको लिखेंगे सी टी, ये हो गया और ये हो गया एच एम टी। तो जब भी क्रिस्टल सिस्टम 7 की बात करूंगा आप एक ही कोड याद रखिएगा, सी टी और एच एम टी, ठीक है ना, सी टी और एच एम टी, ठीक है ना। सी से क्या हुआ, क्यूबिक, टी से क्या होगा, टेट्रागोनल, ठीक है ना, ये बोला टेट्रागोनल। ओ से क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक। आर से क्या होगा, रोम्बोहेड्रल। एच से क्या होगा, हेक्सागोनल। एम से मोनोक्लिनिक और टी से ट्राइक्लिनिक, ठीक है। याद तो नहीं हुआ होगा उम्मीद कर रहा हूं मैं, लेकिन चलो आप लोग भी एक बार ईमानदारी पूर्वक थोड़ा सा मेरे साथ बोलना, तब आपको याद होगा, ठीक है। चलिए नीचे नीचे फटाफट, ये पेन नहीं, ये तो मेरा पेन है ना, तुम लोग अपना पेन नीचे करो, चलो फटाफट। हाँ सुनो इधर देखो, मैंने बोला टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ 7 क्रिस्टल कितने हैं, 7। टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम 7, ठीक है। कौन कौन से, आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि सर ने कोड बताया हुआ है सी टी और एच एम टी। सी से क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, आर से रोम्बोहेड्रल, एच से हेक्सागोनल, एम से मोनोक्लिनिक और टी से ट्राइक्लिनिक, ठीक है। हाँ मुझे विश्वास नहीं है, हाँ इस बार एकदम बिल्कुल बोर्ड की कसम दे रहा हूं आपको, आप लोग को बोलना है घर में बैठे हुए, एक बार मेरे साथ रिपीट करना है वर्ड बोल के, चुपचाप नहीं सुनना है आपको, ठीक है। हाँ चलो, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, 7। सी से क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, आर से रोम्बोहेड्रल, एच से हेक्सागोनल और एम से मोनोक्लिनिक और टी से ट्राइक्लिनिक। तो जब भी 7 क्रिस्टल सिस्टम का जिक्र करूंगा आपको ध्यान रखना है सी टी और एच एम टी, ठीक है। अब आओ इसके एक्सिस का रिलेशन देखते हैं।
बेटा एक बहुत फंडामेंटल बात आपको जो समझाने जा रहा हूं उसको भी आप पहले समझ लेना, देन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हाँ देखो इधर क्या बोल रहा हूं बेटा, क्यूबिक में सारे साइड सेम होते हैं ना। अभी आप बोल रहे थे कि सर क्यूब में तो सारे साइड क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब क्या हुआ बेटा, जितना ए होगा उतना बी होगा उतना ही सी होगा। सो क्यूब के केस में ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, सी लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है। पहले एक्सिस देख लेते हैं सबका, देन आगे चलेगा बेटा। अगर आप टेट्रागोनल का स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहां दो साइड तो सेम होगा बट थर्ड साइड सेम नहीं होगा, याद होगी आपको, ठीक है। अगर आप ऑर्थोरोम्बिक बनाओगे बेटा तो कोई भी साइड सेम नहीं होगा, ना तो ए बी के इक्वल होगा और ना तो ये सी के इक्वल होगा। तीनों याद हो गया। फर्स्ट में क्या बोला, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों बराबर। यहां बोल रहा हूं ए बी बराबर होगा लेकिन सी नहीं, यहां कोई भी साइड बराबर नहीं होगा। बेटा ध्यान रखना, एनसीईआरटी में जो सीक्वेंस दिया हुआ उससे नहीं पढ़ना, जैसे मैं आपको कोड बता रहा हूं वैसे पढ़ना। थोड़ा सा सीक्वेंस को मैंने सफल किया हुआ है, यहाँ पे ऊपर नीचे है, ठीक है ना। आपको याद रखने में बहुत परेशानी होगी, इसलिए आपको ये कोड बता रहा हूँ सीटी और एचएमटी, वरना ये सब तो याद ही नहीं रहेगा, इसलिए बता रहा हूँ। जैसे मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ वैसे अगर आप देखोगे फटाफट आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। सो ध्यान रहे, ऊपर में समझ में आ गया, क्यूब में तो सारे साइड बराबर है, यहाँ पे एक साइड बराबर नहीं, यहाँ कोई भी अब बराबर नहीं। अब फोर्थ की बारी भैया, फोर्थ जो है वो 1 से रिपीट करेगा प्रॉपर्टी। फोर्थ की प्रॉपर्टी किससे मिलेगी, 1 से, मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। फिफ्थ जो है इसकी प्रॉपर्टी किससे रिपीट करेगी, सेकंड से, मतलब ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू 6। और ध्यान रहे बेटा 6 और 7 दोनों की प्रॉपर्टी थर्ड से रिपीट करेगी। सो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी और ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। तो पहले मुझे ईमानदारी पूर्वक बताओ क्या ये याद हुआ कि नहीं हुआ, याद हो गया। मैं दोबारा रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं। फर्स्ट में बोला सारे साइड सेम, यहां बोल रहा हूं दो साइड बराबर, तीसरा नहीं, यहां कोई नहीं बराबर। फोर्थ की प्रॉपर्टी 1 से, फिफ्थ की प्रॉपर्टी किससे, 2 से, और 6 और 7 दोनों की प्रॉपर्टी किससे, थर्ड से। बस खत्म कहानी, इतने में तो आपको याद रह गया पूरा बात। बोलो हो जाएगा। अब आ जाओ एंगल की बात कर लेते हैं मेरे भाई। सबसे पहले क्यूब में सारे अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, सब तो 90 डिग्री होता है भाई। तो क्यूब का जब हम केस लेंगे बेटा तो यहां पे एंगल की अगर हम बात करेंगे तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू कितना लिखोगे, 90 डिग्री, ठीक है। यहां बड़ा आसानी से याद होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इन तीनों में बिल्कुल एकदम सेम दिख रहा है, क्या याद हो गया आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि जैसे मैं बोल रहा हूं ना वैसे ही आप सुनना ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। 3 एंगल ऊपर के याद हो गए बेटा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। देखो इधर क्या बोल रहा हूं, समझो इधर ध्यान दो। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होता है बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्या 4 याद हो गए बेटा, 4 क्लियर हुआ। लास्ट वाला भी आपको याद हो जाएगा, ट्राइक्लिनिक। देखना कैसे, अल्फा ना तो बीटा के बराबर है ना तो गामा के बराबर है और ना ही 90 डिग्री है, तो ये आपको 4 याद हो गया बेटा। अब बचा हमारे पास 2, एक हेक्सागोनल और एक मोनोक्लिनिक। अरे मेरे भाई हेक्सागोनल थोड़ा सा स्ट्रक्चर ध्यान रखना यार। ये देखो ना आप, ये हेक्सागन बनाते हो आप इस तरह से, इस तरह का हेक्सागन बेंजीन रिंग याद होगा, ऐसा हेक्सागन बनाते थे हम लोग। तो मेरे भाई ये अल्फा होता है, ये बीटा और ये गामा। अल्फा और बीटा जो होता है वो होता है 90 और गामा 120। सो हेक्सागन में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, 90 डिग्री और गामा इक्वल टू कितना बेटा, 120 डिग्री। याद हो गया बेटे, ठीक है, आसानी से याद हो गया। अब क्या है ये देखो जरा ध्यान से, समझो जरा ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये तो नीचे वाला लिख चुका था, है ना। यहाँ पे क्या था, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो बेटा इधर एक बच गया केवल क्या, मोनोक्लिनिक, जिसमें यहाँ याद रखना जहाँ अल्फा इक्वल टू क्या, गामा इक्वल टू 90 और बीटा नॉट इक्वल टू 90। बस ये केवल आपको पूरे में याद करना है, बाकी तो ट्रिक से आपका फटाफट आंसर निकलने का, ठीक है। चलो 1 मिनट लिखना नहीं, मैं लिखने नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा, आपको दिखेगा नहीं, मुझे पता है, ठीक है ना। इसलिए चलो पहले रिपीट करोगे। 7 क्रिस्टल सिस्टम बेटा 7 है ना, सीटी और एचएमटी। सी से क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, आर से रोम्बोहेड्रल, एच से हेक्सागोनल, एम से मोनोक्लिनिक और टी से ट्राइक्लिनिक, ठीक है। याद हो गया, पक्का डन। एक्सिस में क्या बोला बेटा कि शुरुआत में क्यूबिक में सारे साइड सेम होंगे, यहाँ पे 2 साइड सेम, तीसरा नहीं, यहाँ पे कोई भी साइड सेम नहीं। फोर्थ की प्रॉपर्टी फर्स्ट से, फिफ्थ की प्रॉपर्टी सेकंड से और 6, 7 दोनों की प्रॉपर्टी बेटा थर्ड से। देन यहाँ एंगल कैसे याद रखने बोला बेटा मैंने, एंगल बोला कि सर अल्फा बीटा गामा यहाँ पे क्यूब में सब बराबर होते हैं 90, ये भी बराबर ये भी बराबर, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात। यहाँ देखो जरा गौर से,
अल्फा बीटा और गामा नॉट इक्वल टू 90। यहाँ पे क्या बोला कंडीशन, लास्ट वाले में ना अल्फा बराबर ना बीटा ना गामा ना 90, यहाँ भी याद हो गया। अब बचा दो हेक्सागन, हेक्सागन का स्ट्रक्चर बना के आपको बता दिया था कि अल्फा और बीटा 90 होगा, गामा 120, केवल आपको ये ध्यान रखना है। इससे लिखोगे अगर तो बहुत इजीली याद रहेगा। आपको बोलेगा बेटा कि मोनोक्लिनिक का एक्सिस और एंगल जो है वो रिप्रेजेंट कीजिए, तो मोनोक्लिनिक का भैया एक्सिस और एंगल ये होगा। बोलेगा कंडीशन ऑर्थोरोम्बिक का एक्सिस और एंगल रिप्रेजेंट करो 1 नंबर में, तो आपका एक्सिस और एंगल ये होगा। बोलो आया समझ में। या ऑब्जेक्टिव का पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा कंडीशन है जो ऑर्थोरोम्बिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा केस है, ठीक है ना, ये और ये दे देगा दोनों का, ये दे देगा दोनों का, ये दे देगा और बोलेगा बताओ कि इनमें से कौन सा किसको रिजेंबल कर रहा है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको बनाएगा, ठीक है बेटा। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। अपन क्रिस्टल सिस्टम के बाद आपको लेके आ रहा हूं बेटे बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, सुनो। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ये लिख रहा हूं हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, हेडिंग डाल दो आप लोग, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अगर यूनिट सेल का टाइप देखोगे बेटा तो यहां देखो, ध्यान दो, यूनिट सेल 2 तरह का होता है बेटा। बोल रहा हूं कंडीशन कि यूनिट सेल जो है ये 2 तरह का है। 2 तरह के यूनिट सेल क्या क्या होंगे बेटा, एक होता है बेसिक या सिंपल, ये लिख रहा हूं बेसिक, या इसी को बोला जाता है बेटा क्या, सिंपल, या इसी का एक और नाम दिया जाता है बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये लिख रहा हूं प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है बेटा। और दूसरा कंडीशन लिख रहा हूं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा हूं, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। तो 2 तरह के यूनिट सेल आपको दिखाई देंगे, एक प्रिमिटिव और दूसरा क्या बोल रहा हूं, नॉन प्रिमिटिव। क्या दोनों में डिफरेंस है बेटा, देखो जैसे ये यूनिट सेल अभी आप देख रहे थे बेटा, ये एक यूनिट सेल है हमारे पास, इस तरह का ये आपको यूनिट सेल दिखाई दे रहा है, राइट, ठीक है। तो अगर किसी यूनिट सेल में एटम का अरेंजमेंट, बोल रहा हूं कि अगर किसी यूनिट सेल में एटम का अरेंजमेंट केवल और केवल कॉर्नर पे दिखाई दे तो ऐसे यूनिट सेल को बोलते हैं हम लोग बेसिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल। सो प्रिमिटिव यूनिट सेल में पोजीशन ऑफ एटम जो होगा बेटा, पोजीशन ऑफ एटम वो आपको कहां पे दिखाई देगा, कॉर्नर पे। बोलो क्लियर है। तो किसी भी यूनिट सेल के अंदर अगर एटम का अरेंजमेंट केवल और केवल कॉर्नर पे दिखाई दे तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलेंगे सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर है बेटा, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में अगर आप देखोगे तो बोल रहा हूं कि नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में पोजीशन ऑफ एटम जो होगा वो बेटा कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, लेकिन कॉर्नर के अलावा भी होगा। अब कहां होगा ये अभी बताऊंगा कंडीशन। क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो कि नॉन प्रिमिटिव में एटम का पोजीशन कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कॉर्नर के अलावा भी रहेगा। अब कहां हो सकता है बेटा, इससे लिए आप देखो ध्यान से, हम लोग नॉन प्रिमिटिव में 2 पार्ट पढ़ने जा रहे हैं बेटा सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक पढ़ रहे हैं BCC, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये लिख रहा हूं कंडीशन, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है बेटा, BCC। अब इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप पोजीशन ऑफ एटम देखोगे बेटा तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ एटम कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा बॉडी के सेंटर पे रहेगा। नाम से ही लग रहा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर है। तो यहाँ पे बोल रहा हूँ कि पोजीशन ऑफ एटम अगर हम लिखेंगे तो पोजीशन ऑफ एटम जो होगा बेटा वो हो जाएगा कहाँ पे, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। क्या लिख रहा हूं वर्ड, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। पहले मुझे बताओ बेटा ये बात यहां से समझ में आ गया ना। अब देखो अगला कंडीशन लिख रहा हूं FCC, नॉन प्रिमिटिव का दूसरा टाइप FCC। FCC का फुल फॉर्म है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सुनना ध्यान से बेटा, FCC का फुल फॉर्म क्या बोल रहा हूं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। ये लिख रहा हूं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड, ठीक है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बेटा नाम से लग रहा है, देखो इधर अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल देखोगे तो इसमें पोजीशन ऑफ एटम जो होगा वो कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, और कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर पे होगा। एक फेस, 2 फेस, 3, 4, एक फ्रंट फेस और एक बैक फेस। बोलो क्लियर है। सो बेटा 2 तरह का यूनिट सेल बोल रहा हूं, एक मैंने बोला क्या, प्रिमिटिव यूनिट सेल या बेसिक या सिंपल यूनिट सेल, जिसमें पोजीशन ऑफ एटम जो है यूनिट सेल में केवल और केवल कॉर्नर पे होगा, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव में
दो टाइप बोल रहा हूं, एक बीसीसी और एक एफसीसी। बीसीसी में पोजीशन ऑफ एटम कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर, और एफसीसी में पोजीशन ऑफ एटम कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर। बोलो क्लियर है? तो तीन तरह का यूनिट सेल हम लोग बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल बीसीसी और एफसीसी। बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे बेटा, क्योंकि यहां से बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है और क्वेश्चन काफी सारे यहां से बनेंगे, ठीक है ना? तो वो सारी बातें को डिस्कस करते चलेंगे, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए फटाफट। अब अगला वर्ड जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे का जो है ना वो पूरा 2 दिन जो है वो इसी का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ना है आपको, वो है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन के नाम से भी इसको जानते हैं बेटा, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग डेंसिटी के नाम से लिखते हैं इसको, पैकिंग डेंसिटी। तो हम लोग अगला हेडिंग यही लेके आएंगे, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग डेफिशिएंसी, ठीक है ना? पैकिंग डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप लोग, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली बेटा चैप्टर जो है वो अब यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी तक इंट्रोडक्टरी पार्ट आप चैप्टर का पढ़ रहे थे, राइट? तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बेटा। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कल लेके आएंगे, पूरा फ्रेश टॉपिक होगा ये, और पूरा रिवाइज करके आप लोग आइएगा। कल आप लोग से बहुत बातें करेंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और कल से चैप्टर मैथमेटिकल होगा, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे सारे। कल से हम लोग क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना?